तो फिर कॉन्सेंट्रेट ब्रेक नहीं होता। देखिए सर को भी बहुत अधिक आता नहीं है, ये मत समझिएगा सर को बहुत आता है, हमको सबसे कम आता है। सर आप है तो हम लोग खड़े हैं। सर आप ये हमारे लिए तो आप ही खेम का सर है। हमको बहुत सर हमने तो अग्रवाल सर को भी नहीं देखा, खेमका सर को भी नहीं देखा, हमने तो आपको देखा। हमारे तो गुरु आप ही हैं सर। गुरु भी है और बैकबोन भी है। हाँ, साहस इस बात का है कि हम सर वो हमको आता है वो हम बताएंगे बस। सर एक छोटी सी प्रॉब्लम थी सर। जी निरंजन सर आगे निरंजन सर का भी बहुत अच्छा रहता है। सर एक छोटी सी प्रॉब्लम है सर। जी नमस्कार सर। सर सुबह जो है जैसे एक दिन था कि 4-5 बार टॉयलेट दिन भर में जाना चाहिए, तो सुबह से जैसे 4 या 5, 4:30-5 के बीच में पानी 3 गिलास कम से कम पीता हूँ। 9 बजे जब नहाने जाता हूँ तब तक कम से कम सर 3-4 बार टॉयलेट हमको जाना पड़ता है। तो ये कोई डिफिशियंसी है कि नॉर्मल है सर? नहीं, रात को 3 बजे पानी पीते हैं आप? 3 बजे नहीं, 4:30-5 के बीच में। अच्छा, मतलब जब उठते हैं तब ब्रश करके तुरंत पानी, या पहले बिना ब्रश किए पानी? जी। अच्छा, तो वो आपका आयुर्वेदिक वाला होगा। अब सर कुछ पानी, हाँ आयुर्वेदिक वाला सर जी। और फिर 5-6 फिर कितने बजे जाते हैं टॉयलेट? फिर टॉयलेट भी तुरंत जाते हैं सर। तो ये एक बार तो वो हो गया सर। फिर वॉकिंग किया 1 घंटे सर 5:30 बजे तक। फिर सर 1 घंटे योगा किया सर। तो 3 तो ये हो गए सर, 3 बार टॉयलेट जाना पड़ता सर। कॉन्स्टिपेशन सर वो वेदर की चेंज की वजह से भी हो सकता है। वेदर भी चेंज हो रहा है सुबह। ये तो हमेशा बता रहे हैं, आज थोड़े बता रहे होंगे। ये तो जी नहीं तो रेगुलर करीब है सर। रेगुलर है ये कॉन्स्टिपेशन के पॉइंट लगाइए। अच्छा सर, कॉन्स्टिपेशन के पॉइंट लगाइए। कॉन्स्टिपेशन माने ये भी हो सकता है। देखिए स्किन डिफिशिएंसी और कॉन्स्टिपेशन 2 इसके फैक्टर हैं। अच्छा सर। हाँ, ये छोटा सा 1 सेकंड सर। और इसी के साथ जो हाई बीपी वाला ये गोली मैं खाता हूँ, तो ये जो हाई वाला सर है वो तब भी वो सर 50 करीब रहता है सर, 150। नीचे वाला तो 80-82 बस ऐसे रहता है। ऊपर वाला 80 150 80 150 जी सर। नीचे वाला 80, ऊपर 150। अब एज कितनी है आपकी? ये 65। तो 90 + 65 कितना हुआ? 90 + 65 हुआ सर 155। बस ठीक है, नॉर्मल है आपका। अच्छा सर, सही है फिर। अरे अच्छा सर, ठीक सर, ठीक। खा रहे हो तो सर देखिए सिस्टोलिक का एक आधार ये भी है जो मॉडर्न, देखिए ये सारा पैरामीटर मॉडर्न साइंस का है ना। अच्छा सर, जी सर। मॉडर्न साइंस का ही फार्मूला ये भी है कि सिस्टोलिक आपका 90+ एज हो तो बहुत चिंता की बात नहीं है। नीचे वाला 90 से ऊपर जाने लगे तब चिंता की बात है। अच्छा तब ठीक, ओके सर, थैंक यू सर। ऊपर वाला बहुत चिंता मत करिए। ओके सर, ठीक। और ये पैरामीटर भी नहीं सही है। हाँ। ऐसा पैरामीटर भी नहीं है। मॉडर्न साइंस के ही जो तमाम विदेशों में संस्थाएं हैं वो भी इस पैरामीटर से स्थिति बताती है, तो वो भी चिंता की बात नहीं है। लेकिन क्या होता है, एक और मैं आपको छोटी बात ले लूं, पूर्वा का समय ले रहा हूं मैं। छोटी सी बात यह है कि एक प्लेसेबो इफेक्ट कहलाता है, आप पढ़िए कभी उसमें गूगल वगैरह में, प्लेसेबो इफेक्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं आयुर्वेद में मन की शक्ति। नरेंद्र सिंह जी, जब आपको जिस दिन लगने लगेगा कि आप बिल्कुल बीमार नहीं हैं, उसमें आपका ब्लड का जो प्रेशर है ये काफी कुछ नॉर्मल हो जाएगा। जब तक आपको कोई डॉक्टर बताता रहेगा, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं सही है सर, जब तक डॉक्टर कोई कहता रहेगा कि आपको बीमारी है, तब तक आपको बीमारी अधिक लगेगी। जिस दिन डॉक्टर बोल देता है जाकर के अरे आप बिल्कुल ठीक हो गए, आपका वहीं पर बीपी काफी ठीक हो जाता है। इसको बोलते हैं अंग्रेजी में, मतलब जो मॉडर्न साइंस में, प्लेसेबो इफेक्ट। अच्छा हम लोग बोलते हैं मन और अंतर मन की शक्ति। सर स्पेलिंग बोलिए ना प्लेसेबो इफेक्ट की। स्पेलिंग बोलिए ना। प्लेसेबो, PLACEBO। अगर आप कह दें, आपको सलाइन वाटर लगा दें और उसमें कहेंगे कि इसमें सारी दवा इसमें डाल दी गई है, तो आपको ये लगेगा
कि इसमें दवा हमारे उससे जा रही है और केवल पानी आपको भरा हो, तो केवल पानी, एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आपको, तो भी आपको लगेगा कि दवा जा रही है। अगर कोई एक दो तीन एग्जाम्पल ये हुआ कि उसने कहा कि आपको सांप ने काट लिया है, तो सांप के काटने से नहीं मरा, उसको लगा, जबकि सांप काटा ही नहीं था, उसको केवल पिच चुभा दी गई थी, लेकिन उसके शरीर में असर पाया गया कि सांप का जो जहर है वो उसके शरीर में है। ये कैसे हुआ? दिस इज नोन एज प्लेसेबो इफेक्ट। ये हम ये मॉडर्न साइंस कहती है, और हम लोग कहते हैं मन की शक्ति। मन कहता है कि हम ठीक हैं तो हम ठीक हैं, मन कहता है हम दुखी हैं तो दुखी। हम मन को जैसे मन की शक्ति, शब्द हमको मन की शक्ति देना क्यों कहते हैं? यही शक्ति तो हम मांग रहे हैं, ये शक्ति और अंतर्मन की शक्ति हमको हम मांगे, इसीलिए हम कहते हैं कि आप प्रसन्न रहिए, प्रसन्न रहेंगे रोग दूर रहेंगे। ये साइंस का है, मतलब हम ऐसा नहीं कि मैं ही कह रहा हूं, हम लोग तो आयुर्वेद में कह ही रहे थे कि मन की शक्ति बहुत बड़ा पावरफुल है, और मन की शक्ति ब्रह्मांड के किसी कोने में 1 मिनट, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, 1 मिनट भी नहीं, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में करोड़ों सूर्य की दूरी पर जा करके लौट आती है। वो शक्ति मन की है, लेकिन कोई नहीं मानता था। अब उन्होंने उसको अंग्रेजी बोल दिया, मॉडर्न साइंस में प्लेसेबो इफेक्ट। आप पढ़िएगा आप लोग। जी सर, ठीक है, तो कुछ चिंता मत करिए। तो ये पैरामीटर्स बनाए हुए हमारे नहीं है, उन्होंने बना दिया और हमेशा बिगाड़ते रहते हैं। शुगर का 140 पहले था, उन्होंने 110 कर दिया, 110 पे हो गया। आधी पॉपुलेशन शुगर की बीमार हो गई और दवाई खा रही। और वहीं की साइंस दूसरी इंडस्ट्री, मतलब उसी इंडस्ट्री में 4 लोग बैठे हुए संस्थाएं, उन संस्थाओं ने कहा, उनको सुना नहीं, किसी ने उनको सुना नहीं। वो भी हैं, वो भी एक डॉक्टर का इंटरव्यू सुन रहा था, उसमें उन्होंने कहा कि वर्ल्ड की दूसरी एजेंसी ने कहा कि नहीं ये पैरामीटर्स गलत है, उनको किसी ने सुना ही नहीं। क्यों? क्योंकि सबको पैसा चाहिए, पैसा है। ठीक है जी सर। तो हम लोग जो है नए जो लोग जुड़े हुए हैं उनका स्वागत कर रहे हैं। नरेंद्र सिंह जी स्वागत है, संजय सिन्हा पहले ज्वाइन कर चुके थे, पूर्वा बायती जो हमारे फैकल्टी हैं उनका स्वागत है, और हमारे समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं उनका स्वागत है। आरती जैन ने ज्वाइन किया हुआ है, उनका स्वागत है। सुदेश मलिक जी ने ज्वाइन किया, सीनियर थेरेपिस्ट हैं। चमन कुमार जी तो पहले ज्वाइन कर चुके हैं। सीएल शर्मा जी आप ज्वाइन कर लिए ना? हाँ अभी ज्वाइन किया हूँ सर। ज्वाइन किया था, इधर दिख नहीं रहे। सीएल शर्मा ने अभी दिख रहा हूँ सर, वीडियो ऑन कर दिया। सीएल शर्मा जी ज्वाइन किए हूँ, अब उनका भी स्वागत है। तो हम लोग जो है प्रियंका शर्मा पहले ज्वाइन कर चुके हैं, उनका भी स्वागत है। श्रवण कुमार जी पहले से रहे हैं, इसमें स्वागत है। तो हम लोग पूर्वा जी को अधिक समय उनका न लेकर के अब उनको हम लोग बीएचबी पढ़ रहे हैं इसमें, और पूर्वा जी पढ़ाएंगे आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो पुनः स्वागत, मैं शेयर कर दे रहा हूँ। चैप्टर की वो क्या बता दीजिए हमको। सर मैं जब वो स्टार्ट करूंगी ना, और आप वो वाला डायग्राम है ना फीमेल ऑर्गन वाला, वो शेयर कर दीजिए। अच्छा ठीक। पहले तो चैप्टर में जो है वो कर दीजिए, तो एक्सटर्नल का मेरे को मिला नहीं था, एक्सटर्नल ऑर्गन्स में वहीं से शेयर कर देती हूँ, फिर इंटरनल में कर दूंगी। तो सर स्टार्ट करें? यस। तो हम पढ़ रहे हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। देखिए हो रहा है कि नहीं अभी नहीं हुआ है, नहीं अभी नहीं आया सर। अगर हम अगर हम थेरेपिस्ट की चेयर पे बैठे हैं तो वो सामने पेशेंट कौन आएगा हमको नहीं पता है, या तो फीमेल भी हो सकती है मेल भी हो सकता है। तो हमको बेसिकली इंसान का शरीर कैसे काम करता है उसकी जितनी जरूरी होती नॉलेज होनी जरूरी है, ताकि हम इलाज कर पाए, हम किसी की तकलीफ का निवारण कर पाए। तो उसमें एक होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जिसके लिए सर ने हमेशा बोला है सबसे पहले नेवल का ट्रीटमेंट करो, फिर गायनिक प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन करो, फिर कॉन्स्टिपेशन का। तो गायनिक प्रॉब्लम्स कम्स ऑन द प्रायोरिटी एज पर सर, तो उसका हमको नॉलेज होना जरूरी है ताकि हम उसका ट्रीटमेंट कर पाए। तो हम पढ़ते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में, हम पढ़ते हैं। देखिए इस चैप्टर के बारे में 2 वीडियोस पहले से अपलोडेड है, बाई चांस कुछ मिस हो जाए तो प्लीज वो वीडियोस को रेफर कर लीजिएगा।
सर के ही चैनल पे 2 वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड है इसके, कुछ हो तो आप उसको भी देख सकते हैं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। देखिए, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, इंटरनल ऑर्गन्स, एक्सटर्नल ऑर्गन और एसोसिएटेड ऑर्गन्स। इंटरनल ऑर्गन्स, पहले सबसे पहले बात करते हैं एक्सटर्नल ऑर्गन्स। एक्सटर्नल ऑर्गन्स वो ऑर्गन्स होते हैं जो इंटरनल ऑर्गन को प्रोटेक्ट करते हैं। आप इंटरनल ऑर्गन को, जो इंटरनल ऑर्गन्स है उसको प्रोटेक्ट करने का सबसे बड़ा रीजन क्या है? वो ऑर्गन जो अपनी बॉडी में है, जिसको हम यूट्रस मेजरली बोलते हैं, वहां पे एक नई शिशु का, एक नए जीव का स्टार्टिंग होनी है, उसकी स्टार्टिंग स्टेज वहां से स्टार्ट होती है, तो उसको सबसे ज्यादा प्रोटेक्ट करके रखा जाएगा। अगर आप देखेंगे यूट्रस की लोकेशन भी अपनी बॉडी में, तो आगे लार्ज इंटेस्टाइन और एसआई आ जाती है, पीछे पेल्विक बोन्स आती है, उसके बीच में एक छोटा सा 3 इंच का पाउच होता है यूट्रस। लेकिन हम पहले शुरू करते हैं एक्सटीरियर ऑर्गन्स को। उसमें है लेब्रा मेजोरा, एक लिप्स जैसा शेप होता है, उसके अंदर लेब्रा माइनोरा, वो भी एक लिप्स जैसा शेप है, और उसके अंदर सिट्रस है। इन तीनों को मिला के बोलते हैं वोल्वो। ये एक है जो मेन ऑर्गन है, जिससे हम, जो एक्सटर्नल ऑर्गन है जो इंटरनल ऑर्गन को प्रोटेक्ट करता है हमेशा, है ना। और वर्जिनल ट्रैक्ट जो है वो अलग चीज है, ये इंटरनल ऑर्गन्स में आती है, एक्सटर्नल में नहीं जाती है। हम लोग बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं, इसको सेम कंसिडर करता है, बट वो इंटरनल ऑर्गन है। एक्सटर्नल ऑर्गन जनरली वो ऑर्गन्स होते हैं जो हमको बाहर से दिखते हैं, इंटरनल ऑर्गन्स वो है जो अंदर रहते हैं। एक सेकेंड, ठीक है। नाउ इंटरनल ऑर्गन्स, जो इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स होते हैं उसकी बात करते हैं। यूट्रस के 2 ऐसे हाथ निकले हुए होते हैं, उनको बोलते हैं फिलिपिन ट्यूब्स, और उनके हाथ के पास में एक बॉल जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं ओवरीज। ये 3 मेन होते हैं इनके, फिलिपिन ट्यूब, ओवरीज, और ये होते हैं बैथर्नल ग्लैंड्स। ये ग्लैंड्स क्या होते हैं ना, इनकी लोकेशन मुझे पता नहीं है, देखनी पड़ेगी, लेकिन ये क्या होते हैं ना, ये कुछ ना लिक्विड जैसा तरल सिक्रेट करते रहते, ताकि स्पर्म आ रहा है तो उसको मूव करने के लिए उसको मूव करना होगा। अगर ओवरी है, ओवरी में से जो जायकोट निकलेगा उसको मूव करना, मतलब चीजों को इधर उधर घुमाने के लिए तरल को बनाता है, उसको हम बोलते हैं, उसको जो बनाता है उसको बोलते हैं बैथेरोनियल ग्लैंड्स। ठीक है, ये 2 होते हैं, ओवरीज भी 2 होती है और फिलिपिन ट्यूब भी 2 होती है, यूट्रस 1 होता है। ये हमारे कुछ पूछना किसी को? बस कोई बात नहीं, अब हो गया। अब हम समझते ही है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन फीमेल ये काम कैसे करता है, ये काम कैसे करता है, हम इसके अब सब यही पढ़ रहे हैं, ये काम कैसे करता है। ठीक है, तो क्या होता है ना, देखिए अब इसमें हमें सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, ऐसे नहीं। जब एक बच्ची फोटो दिखा, अब दिख गई सर, आइए। हाँ, फोटो हम दिखा सकते हैं, दिखा दीजिए। ये देखिए, अब आपको समझ में आया, ये फिलिपिन ट्यूब दिख रही है, इसमें यूट्रस दिख रहा है, ओवरी दिख रही है, और वजीना दिख रहा है, ठीक है ना। और इसके बाहर जो एक्सटर्नल है वो होता है, ठीक है। अब क्या होता क्या है, जब बच्ची गर्भ में बनती, जब बच्ची होती है गर्भ में, उसके अंदर 6 मिलियन सेल्स होते हैं, मतलब ये स्पर्म जायकोट्स होते हैं, जायकोट्स नहीं बोलते इनको, क्या बोलते हैं, इनको पता है, फॉलिकल्स होते हैं, फॉलिकल्स होते हैं 6 मिलियन फॉलिकल्स होते हैं जब वो गर्भ में होती है माँ के। जब वो पैदा होती है तो 6 मिलियन में से 1 मिलियन बचता है। अब वो उसका एक प्रोसेस होता है, कुछ प्रोसेस जो बढ़ने का होता है वो गर्भ में ही हो जाता है, उसको बोलते हैं प्राइमरी ऑक्टिव्स। ये गर्भ में हो जाता है, जब वो पैदा होती है तो ये प्रोसेस वहां पे रुक जाता है, फिर उसके आगे वो प्रोसेस नहीं होता है। फिर जब वो बच्ची 14 साल की या 15 साल की होती है, जिसको बोलते हैं एज ऑफ प्यूबर्टी, जब वो एज ऑफ प्यूबर्टी होती है तब ये प्रोसेस दोबारा स्टार्ट होता है। और जब वो स्टार्ट होता है दोबारा, तब ओनली उसमें से 3 लाख बचते हैं फिर फॉलिकल्स, बाकी सारे खत्म हो चुके होते हैं। तो हम इसको आगे समझेंगे, हम आपको ये बात क्यों समझा रहे हैं उसको धीरे धीरे हम आपको समझाएंगे। लेकिन अब हम ये समझ रहे हैं कि एक बच्ची जब वो बच्ची प्यूबर्टी एज का मतलब हमको ऐसे समझना चाहिए, जब एक
लड़की औरत बन रही है, मतलब औरत बनने का मतलब है कि वो एक शिशु को, एक जीव को वापस से पैदा करने की उसमें कैपेसिटी आ चुकी है, तब उसको हम औरत कंसिडर करते हैं, और वो 14-15 की एज होती है, और उस टाइम को एज ऑफ प्यूबर्टी बोलते हैं। ठीक है, अब ये इस टाइम पे डेवलपमेंट्स क्या होते हैं वो हम समझते हैं। देखिए, इसमें सबसे पहला एज होता है फॉलिकल फेज। फॉलिकल फेज वो होता है जब सारा काम फॉलिकल्स के, सर वो फॉलिकल फेज वाला दिखा दीजिए, फॉलिकल के अंदर हो रहा होता है। फोटो फॉलिकल्स के अंदर हो रहा है, इसको हम फॉलिकल फेज इसलिए बोलते हैं। तो अब क्या होता है, एंटीरियर पिट्यूटरी जो है, आपने पढ़ा होगा हार्मोन्स में, इंटीरियर पिट्यूटरी सेल के अंदर, ब्रेन के अंदर इंटीरियर पिट्यूटरी होती है जो हार्मोन्स को सीक्रेट करती है। कुछ हार्मोन्स जो होते हैं वो प्यूबर्टी में कुछ हार्मोन्स का वर्क स्टार्ट हो जाता है प्यूबर्टी के एज में, इसलिए वो प्यूबर्टी एज आती है। तो सबसे पहले होता है FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। जब ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी से सीक्रेट होता है तो वो ब्लड के थ्रू ओवरी के पास जाता है। तब ओवरी में देखिए कि ये क्या करता है, ओवरीज के अंदर फॉलिकल्स को बढ़ने के लिए स्टिमुलेट करता है, मतलब उन ओवरीज के अंदर जो फॉलिकल्स है उनको बोलता है तुम बढ़ो। जब वो बढ़ने लगते हैं तो उसमें उस टाइम पे देखिए हमारे पास कितने बचे थे, 3 लाख। 3 लाख में से कोई 15 से 20 फॉलिकल्स बढ़ने लगते हैं। उस टाइम पे LH लैक्टोनाइजिक हार्मोन वो भी एक सीक्रेट होता है, उसका काम हम बताते हैं। जब ये हार्मोन सीक्रेट होते हैं तब इधर से एक और हार्मोन होता है, जब ये फॉलिकल्स बढ़ने लगते हैं तो ये एक हार्मोन को सीक्रेट करते हैं जिसको बोलते हैं, देखिए एंटीरियर पिट्यूटरी से कौन से 2 हार्मोन्स आई, FSH और LH। अब फॉलिकल्स अपने कुछ हार्मोन्स भी प्रोड्यूस करती है। फॉलिकल कौन सा प्रोड्यूस कर रही है, दैट इज एस्ट्रोजन। जब एस्ट्रोजन की क्वांटिटी थोड़ी बढ़ती है तो वो एक सिग्नल देखती है एंटीरियर पिट्यूटरी को, भाई मैं आ चुकी हूं, अब ये FSH को बंद करो। वो FSH को बंद करने का रीजन यह होता है कि अब फॉलिकल्स बन चुके हैं जिनको मैच्योर होना है, तो अब और फॉलिकल्स मत बनाओ, क्योंकि अगर ज्यादा फॉलिकल्स बने तो सारे बर्बाद हो जाएंगे। इसलिए उन फॉलिकल्स को उसको रोकने के लिए FSH को रोकना पड़ता है। फॉलिकल्स को और प्रोडक्शन को रोकने के लिए, बढ़ने के रोकने के लिए FSH को रोका जाता है। वहां पे जाके एंटीरियर पिट्यूटरी को बोलता है, तो एंटीरियर पिट्यूटरी FSH का प्रोडक्शन रोक देती है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये फॉलिकल्स बढ़ रहे हैं, फॉलिकल्स बढ़ रहे हैं, बढ़ते बढ़ते एस्ट्रोजन को भी बढ़ाते, एस्ट्रोजन का प्रोडक्शन फॉलिकल्स के थ्रू होता जा रहा है, इधर ये चल रहा है प्रोसेस। अब इसके बीच में क्या होता है, जब ये इंटीरियर पिट्यूटरी, प्लीज म्यूट कर लीजिए, चाय कॉफी कप नूडल्स, चाय कॉफी कप। अरे यार कौन ट्रैवल कर रहा है। फिर इस टाइम पे क्या होता है, वो FSH को रोक दिया गया है, या एस्ट्रोजन बन रहा है। इधर एक और काम हो रहा होता है कि इसमें देखिए 15 से 20 फॉलिकल्स बन रहे हैं, लेकिन इनमें से जो सबसे हेल्दी है, एक हमने बचपन में एक फेज सुना होगा, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जो सबसे स्ट्रांग होगा ना वो क्या करेगा, बाकी सबको का ग्रोथ रोक के अकेला एक बढ़ेगा। हमेशा आप देखे ना, हमारे इंसानों में एक या कभी कभी ट्विंस होके 2 बच्चे होते हैं, कोई 4-5 बच्चे कभी नहीं होते। क्यों? क्योंकि ओनली एक ही ओवरी, एक ही फॉलिकल बढ़ेगा, बाकी सब रुक जाएंगे। तो वो जो एक फॉलिकल बढ़ता है वो बाकी सबका ग्रोथ को रोक देता है, तो वो या तो खत्म हो जाते हैं या मर जाते हैं। लेकिन उनका जो फॉलिकल है वो अपने आप को खींच करता है कैल्पस सर वो ना, हाँ बोलो क्या सीक्रेट कर रहा था, एक सेकंड में बताती हूँ, 2 मिनट के। तो ठीक है, ये बढ़ गया। अब क्या होता है, जब वो फॉलिकल में वो फॉलिकल फुल ग्रोथ हो जाएगी तो LH आएगा। LH इज लैक्टोनाइजिंग हार्मोन, वो आके इसको रप्चर करता है, मतलब इसको फोड़ता है, उसमें से वो एग निकलता है। एग जैसे ही वो निकलता है तो उसमें एक ये जो फिलिपिन ट्यूब है, इसमें एक फिंगर एग प्रोजेक्शन होते हैं बाहर, उसको बोलते हैं
फेमिनिल्स बोलते हैं, फेमिनिल्स होते हैं। ये देखिए, यहाँ पे जब तक वो बढ़ रहा था, फॉलिकल बढ़ रहा था और एस्ट्रोजन प्रोड्यूस कर रहा था, यहाँ तक था फॉलिकल फेज। अब आ गया ओव्यूलेशन फेज। ओव्यूलेशन फेज में क्या होता है, वो बढ़ चुका है, अब उसको बाहर निकालना है, ओवरी को बाहर निकालना है। तो उसमें क्या होता है, LH उसको रप्चर करता है, ओवरी बाहर निकलती है, जायकोट बाहर निकलता है, उसको फिलिपिन ट्यूब का जो फिब्रिल्स होते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, वो उसको ग्रैब कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं और उसको फिलिपिन ट्यूब के अंदर डाल देते हैं। उस एग को पकड़ के फिलिपिन ट्यूब के अंदर डाल देंगे, ठीक है। और इधर एस्ट्रोजन का प्रोडक्शन बढ़ ही रहा है। और इसके बाद जब ये जो फॉलिकल से एग निकल गया, तो फॉलिकल का मेम्ब्रेन तो बच गया ना, उस मेम्ब्रेन से एक वो अपने आप को कन्वर्ट कर लेता है, कॉर्पस लेक्टम में। ये वाला ये देखो ना, ये फिब्री ये है, फिब्रिल पकड़ लेगी उसको, फिब्री ये करके, और उसमें उसको ऐसे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर से ऐसे करके, और फिर वो यहाँ डाल देगी। ये वाला पॉइंट है। हाँ, इसमें डाल देगी। ये ट्यूब सर है। तुम सिखा दीजिएगा। इसमें डाल दिया। अब लेकिन जो इसके अंदर से जो बचा है, फॉलिकल जो बच गया, इसका एक अंडे का जो शेल बच गया, वो अपने आप को कॉर्पस लेक्टम में कन्वर्ट करेगा। और वो कॉर्पस लेक्टम भी क्या प्रोड्यूस करेगा, प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन करके एक हार्मोन, देखिए 2 ही हार्मोन अभी तक एंटीरियर पिट्यूटरी से आए हैं, बाकी ये जो ओवरीज है ये खुद ही हार्मोन्स को प्रोड्यूस कर रही। तो ओवरीज ऑल्सो है हार्मोनल ग्लैंड, इसीलिए हम ओवरीज को हार्मोनल ग्लैंड कर रहे हैं। अभी तक इसने दो ग्लैंड्स का प्रोडक्शन शुरू कर दिया है, एक है एस्ट्रोजन, दूसरा भी है प्रोजेस्टेरोन। ये 2 हार्मोन ओवरीज ने स्टार्ट किए बनाने। अभी प्रोजेस्टेरोन क्या करता है, ये जो ओव्यूलेशन फेज होता है, ये 10 से 16 दिन, ये है फॉलिकुलर फेज, फर्स्ट डे ऑफ मेंस्ट्रुएशन से आता है। फर्स्ट डे ऑफ मेंस्ट्रुएशन के 15 दिन, 10 से 15-16 दिन तक, डिपेंडिंग अपॉन द लेडी टू लेडी, उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल कितना बड़ा है, उसके हिसाब से इस दिन से ये ओव्यूलेशन फेज स्टार्ट होता है। अब इसमें क्या हो रहा है, ये प्रोजेस्टेरोन क्या कर रहा है, ये सब ये प्रोसेस होता क्यों है? एक बेबी, एक नए शिशु का सर्जन करना, एक नया बर्थ प्रोड्यूस करना है ना, और वो बर्थ होएगा, वो उसका घर कहाँ है, वो कहाँ पे ग्रो करेगा, यूट्रस में। तो ये जो प्रोजेस्टेरोन आया है, और प्रोजेस्टेरोन के साथ एक और आता है, बताती हूँ एक सेकंड। प्रोजेस्टेरोन और ये जाके इसके ओवरी के यूट्रस के बाहर एक मेम्ब्रेन बनाते हैं, जिसको बोलते हैं प्लेजेंटा करके एक ऑर्गन बनाते हैं। ये ऑर्गन क्या करता है ना, ब्लड वेसल्स और न्यूट्रिशन इन सबको डेवलप करते, गिद्दा सा एक बना देता है, जिसमें अगर बच्चा आता है या जायकोट और अगर उनका मिलन होएगा, तो जब बेबी आएगा वो वहां पे जाके डेवलप हो पाए अच्छे से। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, ये 2 हार्मोन्स आके इसको ओवरी को तैयार, यूट्रस को तैयार कर रहे होते हैं, ताकि वो बच्चा वहां पे रह पाए। ठीक है, अभी तक किसी को कुछ पूछना है, कुछ कहीं पे कंफ्यूजन है तो प्लीज बता दीजिए। किसी का हैंड रेज दिख रहा है, 2 जनों का, मुझे कुछ पूछना है तो हम आगे चलते हैं। ठीक है, हम कहाँ पे पहुंचे हैं कि वो फैलिपिन ट्यूब में एग जा चुका है, इधर प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन आ रहे हैं, जो हमारे ओवरी को तैयार, हम नया घर प्रोड्यूस कर रहे हैं यूट्रस के अंदर बेबी को, या उसको हम बोलते जायकोट, उसको हम बोलते एम्ब्रॉय को उसका घर बना रहे हैं, ताकि एम्ब्रॉय वहां पे उसको न्यूट्रिशन वगैरह सब कुछ मिल पाए। ठीक है, अब यहाँ इस फेज पे क्या होता है ना, यहाँ पे ये जो फिलिपिन ट्यूब का जो कर्व है ना, यहाँ पे जाके जायकोट रुक जाता है। ऐसा कर्व है, देखिए कर्व, यहाँ पे जाके जायकोट रुक जाता है। अभी हम लोग इसको ओवा कहेंगे, अभी हम लोग ओवा कहेंगे। जायगोट जब तब होगा जब दोनों फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। अच्छा, ओके, जायकोट वहां पे जाके रुक जाएगा। हाँ सॉरी सर, जायकोट लिखा हुआ था, भूल से बोलिए, ओवा बोलेंगे, ओवा वहां जाके रुकेगा। एंड वहां पे क्या करेगा, जो ये कर्व शेप है यहाँ पे रुकेगा, यहाँ पे जाके अगर इंटरकोर्स हुआ है और स्पर्म आए, अब स्पर्म का भी एक सीन है, वो पूरा यूट्रस के थ्रू ट्रेवल करके फिलिपिन ट्यूब के थ्रू आने हैं। तो स्पर्म्स तो बहुत सारे आते हैं बॉडी में,
फीमेल की बॉडी में बहुत सारे इंटरकोर्स होगा तो बहुत सारे फीमेल स्पर्म्स आएंगे। अब इस जगह पे मैंने बताया था ना बर्थेलॉन्स ग्लैंड, ये तरल एक तरल चिकनाहट जिसको हम ग्रीसी सब्सटेंस या कुछ बोल सकते हैं, उसको हम एग्जैक्टली उसको पीएच एल्कलाइन पीएच वाला है। हाँ, एल्कलाइन पीएच वाला है वो म्यूकस टाइप का कुछ सिक्रीट करती है ताकि मोबिलिटी इजी हो स्पर्म की। लेकिन इनमें से देखिए, इनमें से जो जैसे फॉलिकल्स में से जो हेल्दी फॉलिकल था वही बचा, बाकी सब खत्म हो गए। इन द सेम वे इतने स्पर्म्स में से जो सबसे हेल्दी स्पर्म होगा, क्योंकि उसको बहुत लंबा ट्रेवल भी करना, हेल्दी होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, वो स्पर्म जाके वहां तक पहुंच पाएगा फिलिपिन ट्यूब के बीच में, जहाँ पे ओवा उसका वेट कर रहा है। ठीक है, वहां पे जाएंगे और वहां पे वो 2-3 दिन रहते हैं, वहीं पे रहते हैं। वहां पे अगर उनका मिलाप हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया, तो फिर वहां पे वो रुक के फिर वो यूट्रस में आके वहां पे वो 9 मंथ तक पूर्वा ओवा तो वहां रेस्ट करता है से अबाउट 2 डेज। और यहाँ जो जाते हैं स्पर्म में उनकी संख्या काउंट लगभग 200 के आसपास है। तो 200 लेफ्ट साइड में या राइट साइड में 2 ही जाएंगे। जो अगर लेफ्ट साइड में यहाँ वेट कर रहा है ओवा, तो राइट साइड वाला जो है बेकार हो जाएगा। लेफ्ट साइड वाले जो होंगे उसी में से कोई एक होगा जो उसको फर्टिलाइज करे। सर लेकिन 200 पहुंच जाएंगे या मतलब पहुंचते तो बहुत कम है ना, उसमें से तो पहुंचते यहाँ तो बहुत, यहाँ तक आते हैं तो सब बुचर्ड हो जाएंगे, क्योंकि ये खत्म हो जाते हैं। एसिडिक माहौल है, एसिडिक माहौल है यहाँ सब, ये सब एसिडिक माहौल है। इसमें खत्म होकर के यहाँ लगभग 200-400 से अधिक नहीं रहते यहाँ पर इस एरिया में। और इस एरिया में एक कुछ लेफ्ट जाएंगे, कुछ राइट जाएंगे। जो रास्ता भटक, मान लीजिए सपोज यहाँ पर है लेफ्ट साइड में, हमारे लेफ्ट साइड में, फोटो के लेफ्ट साइड में, इधर जहाँ चाहिए, अगर यहाँ पर है तो अगर कोई यहाँ जाएगा तो बेकार हो जाएगा, तो यहीं पर जाकर फर्टिलाइज करेगा, क्योंकि नॉर्मली वहीं पे ओवा है। हाँ, सिंगल ओवा जी। ठीक है, यहाँ पे ओवा तो दूसरी साइड वाला तो वैसे ही वेस्ट हो गया, और इधर से भी जो ओवरी है, अब ओवा का मर्जी है वो कौन से स्पर्म को जो सबसे हेल्दी होगा। बेसिकली देखिए इतना सब क्यों हो रहा है, क्योंकि जो बेबी जो जैकपॉट आए वो हेल्दी हो, इसीलिए इतना सब हो रहा है कि सब कुछ जो बेस्ट पॉसिबल है वो मिक्स होके, वो इन्फ्यूज होके और एकदम हेल्दी बच्चा प्रोड्यूस हो पाए, इसलिए सारा होता है। ठीक है, तो वहां पे फर्टिलाइजेशन, लेकिन वहां पे 2 दिन रुकेंगे, फिर उसके बाद अगर वो फर्टिलाइजेशन सक्सेसफुल हुआ तो फिर वो यूट्रस में आके रहते हैं। और अगर ऐसा होता है, जो थर्ड स्टेज है, जो थर्ड स्टेज होती है जिसको बोलते हैं मेंस्ट्रुअल फेज, वो नहीं होगी बिकॉज फर्टिलाइजेशन हो चुका है। तो अब वो फॉलिकल्स जो है वो थर्ड स्टेज पे नहीं पहुंच पाता है, वो थर्ड स्टेज होती नहीं है। लेकिन सपोज करो इंटरकोर्स नहीं हुआ या किसी कारण से फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, तो अब क्या होगा? तब क्या होगा ना, इस जो ये जो ओवा है ये, और ये जो प्लेसेंटा, या जो प्लेसेंटा बन नहीं पाती प्रॉपर्ली, थोड़ी सी बता कि प्लेसेंटा को बनने में पूरे 9 मंथ्स लग जाते हैं ग्रेजुअली, जब तक वो बच्चा मैच्योर होता है तब तक प्लेसेंटा प्रॉपर्ली डेवलप हो पाती है। तो जो एक लाइनिंग जो बनी है यूट्रस पे, वो सारी शेड ऑफ हो जाएगी, वो सब बाहर आ जाएगी। और वो बाहर किस रूप में आ रही है? ब्लड के रूप से। तो जब वो ब्लीडिंग होती है उसको हम बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। बिकॉज फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, इसलिए हमेशा देखिए प्रेग्नेंट लेडी को मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होती, बिकॉज वो सब तो एक्चुअली उस जो ये जो बाहर निकल रहा है ये तो उस ओवा का घर था ना। अब ओवा ने कहा मेरे को ही बाहर आ रहा है, तो उसके पीछे पीछे उसका घर भी बाहर आ गया। तो अगर ओवा वहां रहेगा, अब नहीं, अब जायगोट बन गया ना, यहाँ पे जायगोट बन गया। अगर जायगोट नहीं बन रहा है तो वो मेंस्ट्रुअल साइकिल आ रही है, वो बता। जायकोट नहीं बन रहा तो ओवा बाहर आ रहा है, तो वो मेंस्ट्रुअल साइकिल साथ में बाहर आ जाती है। लेकिन अगर जायकोट बन गया है तो जायकोट को तो जायकोट का घर है, वो धीरे धीरे वहां पे वो बन जाएगा, प्लेसेंटा करके एक ऑर्गन बन जाता है, जो व्हेन द बेबी कम्स आउट उसके साथ वो बाहर आता है। तो जब प्रेगनेंसी के बाद जो होती है वो ब्लीडिंग ज्यादा होती है, दैट्स बिकॉज कि वो 9 मंथ्स में उसने एक प्रॉपर ऑर्गन मिला है प्लेसेंटा, एंड दैट्स आल्सो मेड ऑफ ब्लड वेसल्स, तो वो ब्लड फिर बाहर आता है। ठीक है, अब इसमें किसी को कुछ पूछना है? और ये भी बताता हूँ, उसमें यहाँ से अगर मान लीजिए फर्टिलाइजेशन हुआ तो जाइगोट को आने में लगभग 5 डेज लगते हैं यहाँ तक। 5 डेज, लगभग 5 डेज आने पर यहाँ पर
यूट्रस में आने में 5 डेज लगते हैं, और वो इस फॉर्म में नहीं आता है, बल्कि वो 16 सेल का मोरोला के रूप में आता है। मोरोला, उसको मोरोला बोलते हैं, 16 सेल्स का होता है। और किसका बहुत वो बंद कर लीजिए, किसी और किसी खुला हुआ है क्या? किसी को कुछ पूछना है? सब मेरा ही खुला। अच्छा कोई बात In some cases, Zygota doesn't come to uterus; it remains in fallopian tube on the way. Fertilization What don't is- happen what in is that? uterus. I tell you. After fertilization, It in will some come. cases, it doesn't come to the uterus. It remains in those pipes. That is uterine tube. It will remain in uterus, uterine pipe for many days now. Uterine pipe will fall out, मतलब वो rupture out because as the growth it will grow now, then that fallopian pipe can't support that ना, तो it will वो बीमारी एक abnormality होती है, एक abnormality होती है। बीमारी हो जाएगी अगर बाय द वे यहाँ पर जहाँ पर ये बना हुआ है, और इसके बाद ये जो फेलोपियन ट्यूब है मान लीजिए बहुत पतली हो, ठीक है, और इसमें से जाइगोट ना आ पावे यहाँ, तो नेचुरली नहीं आ पाएगा, तो यही फंसा रह जाएगा। नंबर 1। नंबर 2, कोई ऐसी कंडीशन है कि उसके जो सेल्स हैं उन सेल्स में जो सिलियाटिक होते हैं, जो थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, जैसे एक मूवमेंट होता है नहीं, तो उस मूवमेंट को बढ़ाने के लिए होते हैं। मान लीजिए उस समय की यहाँ के सेल्स जो यूट्राइन ट्यूब की है वो आगे ना बढ़ा सके तो भी नहीं बढ़ेगा, क्योंकि उसको अपने पास पावर नहीं है मूवमेंट की पावर देती है वो वहां की जो है सेल्स हैं, तो वो उसको वहां पर ले जाने के आगे सहायक होती है। अगर बाय द वे यहाँ पर वो सेल्स वीक हों जो आगे बढ़ाने में है तो भी नहीं बढ़ेगा सर। फिर क्या होता है, वो जाइगोटा डेवलप्स बैक टू एम्ब्रयो में बन जाता है, अपने डाई इट्स ओन डेथ, क्योंकि उसको चाहिए ना कोई। नहीं सर, इट डजंट डाई। देयर आर केसेस वेयर द प्लेसेंटा आल्सो डेवलप्स देयर ओनली। यहीं पर यहाँ पर कैसे डेवलप हो जाएगा? सिस्टर के हुआ था, अभी लेटेस्ट मैंने देखा है, अभी करीब 2-3 महीने पहले एक केस आया था। सिस्टर का तो हमको मिसकैरेज करवाना पड़ा था हाथों हाथ। उसमें तो ये प्रॉब्लम हो गई है, पर ज्यादा मुझे डिटेल नहीं मिले। मुझे पता चला था, डॉक्टर मुझे बता रहे थे, मैं उनके पास बैठा हुआ था, कि यहाँ पर भी पूरा प्लेसेंटा डेवलप हो गया है। मस्ट बी अ रेयर, क्योंकि मेरी सिस्टर के साथ खुद के साथ हुआ था, उसका जाइगोट अंदर चला गया था फीटल ट्यूब में। We are not talking of abnormalities, कोई ऐसी कंडीशन That's the exceptional case because I have undergone that case at my home only. हमको हाथों हाथ मिसकैरेज करवाना पड़ा था, ऑपरेशन करके उसको निकलाना पड़ा था, बिकॉज डॉक्टर डिडंट वांटेड टू टेक एनी रिस्क फॉर हर। वो मदर के लिए रिस्की हो जाता है उस टाइम पर। ठीक है, गो। देखिए यहीं पर सारा वो है, यहीं पर बेड बनना है, यहीं पर सबसे फ्लेक्सिबिलिटी तो सबसे ज्यादा यूट्रस में है ना, जगह ही नहीं है, यहाँ डेवलप होने की जगह नहीं, इसलिए बोल रहे हैं। मान लीजिए यहाँ हो भी जाए और मान लीजिए वो 8 मंथ में डेवलप कैसे करेगा? उस साइज भी तो एफोर्ड करनी पड़ेगी ना उसको। इसलिए हम लोग कह रहे हैं सर्जरी कहीं करनी पड़ेगी। ओके सर, ओके या एग्जैक्टली द थिंग इज। चलिए तो हम लेट्स मूव अहेड। अब इस प्रोसेस का आप समझे, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन नहीं क्या, अब रिफर कर देती हूँ। एफएसएच और एलएचआई, उन्होंने एफएसएच ने फॉलिकल्स बनाए, फॉलिकल्स डेवलप हुए, एक फॉलिकल बड़ा, उसको एलएच ने ट्रीट किया, एलएच से एग आया, एग गया फिलिपिन ट्यूब में, वहां पे रुक के उसने वो स्पर्म का वेट किया, स्पर्म आया, दोनों में फ्रिक्शन हुआ तो ये प्लेजेंटा बना एंड ये यूट्रस में डेवलप हो रहा है जाइगोट। दूसरा केस, इस बीच में क्या हुआ, ये फॉलिकल जो बच गया फॉलिकल वो बना कॉर्पस लेक्टम, और उसने एक और हार्मोन सिक्रीट किया, दैट वाज प्रोजेस्टेरोन, जिसने ये यूट्रस मेम्ब्रेन बनाई। ठीक है, और अगर बाई चांस ये नहीं हुआ तो मेंस्ट्रुअल साइकिल हुई, जिसके कारण वो ओवा विद इस अर्थ पूरा घर लेके बाहर आ जाएगी। ठीक है, अब इसमें किसी को कुछ पूछना है तो प्लीज पूछे, नहीं तो लेट्स मूव अहेड। ठीक है,
अब इसमें क्या होता है, व्हेन अब पहले हम ये टर्म्स जो है ये समझ लेते हैं। मेनार्की, द फर्स्ट डे, जिस दिन एक लड़की एक औरत बनती है उसको मिलते हैं मेनार्की। मोनापोज, मेनोपोज के बारे में आपको अब समझाते हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में ये क्यों बताया था कि हमारे पास ओनली 3 लाख से ये ओवास बचे, ये फॉलिकल्स बचे हैं, इसका रीजन ये है हर मेंस्ट्रुअल साइकिल में। To be very accurate, Purva, it is not more than 80,000, 60 to 80,000. सर मेरे को गूगल ने 3 लाख बोला था। To be more accurate, it should be not 60 to 80. मुझे भी वही लगा कि तब तो फिर मेनोपॉज लेट आना चाहिए, बट वही है, 60 to बट 80. वो गूगल ने बोला मुझे। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, अब देखिए जो 60 to 80,000 है हर मेंस्ट्रुअल साइकिल में, दैट इज एवरी मंथ 15 to 20 फॉलिकल्स यूज होते जा रहे हैं ईच ओवरीज में। तो मतलब एक टाइम पे एक ओवरी वर्क करती है, दूसरे टाइम पे दूसरी ओवरी वर्क करती है। तो उस हिसाब से आप सोचिए कितने हमारे फॉलिकल्स यूज होते जा रहे हैं। तो इसलिए ये फॉलिकल्स by the female attain the age of 45 to 50 because it varies in the quantity of follicles for every lady, वो menopause हो जाता है, but that means after that she can't get pregnant और उसका menstrual cycle भी धीरे धीरे कम हो जाता है because the hormones ही produce हो रहे। अगर follicles ही नहीं है तो प्रोजेस्टेरॉन नहीं बन रहा, प्रोजेस्टेरॉन नहीं बन रहा तो वो यूट्रस लाइनिंग नहीं बनेगी and everything gets stopped, that is called menopause. Okay, now dysmenorrhea, that is dysmenorrhea is जब सपोज कोई चीज अगर वो यूट्रस के ऊपर यूट्रस लाइनिंग बनी है उसको निकालने के लिए कुछ प्रेशर तो देना पड़ेगा ना, ऐसे तो बाहर आएगी। क्योंकि आप देखिए यूट्रस बड़ा है और जो पैसेज जिससे वो आ रही है वो छोटा है, तो उसको जो प्रेशर देते हैं तो कभी कभी यूट्रस लाइनिंग थोड़ी, यूट्रस की स्किन थोड़ी चौड़ी या कुछ भी हो तो प्रेशर देते वक्त पेन होता है, बहुत कभी कभी पेन होता है क्योंकि ज्यादा प्रेशर देना पड़ता है। तब वो जो पेन होता है कोई कारण उसको बोलते हैं dysmenorrhea. Premenstrual tension. Premenstrual tension is just before 2 to 3 days of before the menstrual cycle, जिसके कारण कभी ब्रेस्ट में हैवीनेस, पेट में दर्द, ये सब जो होते हैं that is called premenstrual cycles. Now we'll discuss about the abnormalities. ये देखिए जो abnormalities है ना, ये है ना CA में बहुत अच्छा आपको एक और बताऊं, मेनोपॉज यहाँ पे मेनोपॉज है और एज पर आर CA वो बोलते हैं ना किडनी एसेंस खत्म हो रहा है, दैट्स आल्सो द सेम थिंग। अपने वहां पे हम उसको समझते किडनी एसेंस खत्म हो रहा है इसलिए वो हो रहा है, और यहाँ पे मेनोपॉज है क्योंकि फॉलिकल्स खत्म हो गए। ओके, नाउ मेनोरेजिया, हैवी ब्लीडिंग, हैवी एंड प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग बिकॉज FSH लेट आया, सब कुछ लेट हुआ है, तो वो जो वहां पे प्लेजेंट है वो ज्यादा दिन तक बनता जा रहा है, थोड़ा चौड़ा हो गया, तो जो हैवी ब्लीडिंग होती है दैट इज कॉल्ड मेनोरेजिया। पॉलीमेनोरिया इज, पॉली मीन्स ट्वाइस, जनरली जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है 28 डेज प्लस माइनस 1-2 डेज होती है, लेकिन अगर ये जल्दी हो जाए तो दैट इज कॉल्ड पॉलीमेनोरिया। ठीक है, तो मतलब वो मेंस्ट्रुअल साइकिल में 2 बार उसकी ब्लीडिंग हो जाती है। ठीक है, मेट्रोरेजिया मीन्स कम हो, जितनी रिक्वायर्ड है, एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल में फ्लो होना जरूरी होता है, अगर वो उससे कम हो तो दैट्स कॉल्ड मेट्रोरेजिया। कंटिन्यू ब्लीडिंग, अगर कंटिन्यू ब्लीडिंग है तो अल्टीमेटली देयर समथिंग प्रॉब्लम, वी नीड टू कंसल्ट डॉक्टर्स। उसके बहुत सारे रीजंस होते हैं, या तो यूट्राइन इंजरी है, एबनॉर्मलिटीज है, कभी कभी कैंसर भी होता है। तो जनरली जो अगर ये कंटिन्यू ब्लीडिंग होती है जनरली डॉक्टर्स प्रेफर करते हैं यूट्रस को रिमूव करने के लिए, बिकॉज अगर वो क्योर हो जाए तो ठीक है, नहीं तो डॉक्टर्स प्रेफर रिमूव कर देते हैं उसको। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कि प्रेगनेंसी होती है तब लेडी में क्या क्या चेंज होते हैं। सबसे बड़ा चेंज हमने सबने देखा, हार्मोनल चेंजेस आए हैं बहुत सारे। लेडी देखिए, एक बच्ची थी तब कुछ हार्मोन्स थे, जैसे पुबर्टी आई हार्मोन चेंज हुए, अब जब वो माँ बन रही है तो और हार्मोन चेंज होते हैं। एक लेडी के लाइफ में हार्मोनल चेंजेस बहुत ज्यादा होते हैं कंपेयर टू अ मेल। ठीक है, एमोरेजिया मीन्स नो पीरियड, नो मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये हमको पता है प्रेगनेंसी में होता है। इंक्रीज इन यूरिन फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, इसका एक रीजन होता होगा क्योंकि यूट्रस बढ़ रहा है, तो यूट्रस बढ़ रहा है तो क्या हो रहा है ना, वो बाकी ऑर्गन्स को स्पेस कम दे रहा है रहने के लिए, तो फ्रीक्वेंसी और प्रेशर जा रहा है उस पे यूरिनरी ब्लैडर पे, इसलिए यूरिन बढ़ता, फ्रीक्वेंसी यूरिन की बढ़ जाती है। मॉर्निंग सिकनेस बिकॉज ये जो इतने हार्मोन्स बन रहे हैं, ये सब हो रहे हैं, वो लेडी रात को खाना के सोई है, अब सुबह तक वो हार्मोन्स तो एनर्जी गेन कर, उसका एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं ना,
आपने हमेशा देखा होगा एक अगर जैसे एक लेडी प्रेग्नेंट होती है, घर वाले उसकी न्यूट्रिशन का ज्यादा ध्यान रखने लग जाते हैं, बिकॉज देयर शी इज नरिशिंग अ बेबी इनसाइड हर। एट द सेम टाइम जो हार्मोन्स हैं बन रहे हैं, जो हार्मोन्स इतने चेंज हो रहे हैं, उनको भी तो कुछ एनर्जी चाहिए होगी ना कहीं से वो एनर्जी उसको चाहिए। उसके कारण, और अब वो रात को खा के सुबह तक नहीं खा पाई कुछ भी, उसने कुछ एनर्जी के लिए कुछ लिया, तो सिकनेस तो आनी है, बिकॉज हार्मोन्स ने तो एनर्जी गेन की है उससे। Increase in body weight, we all know that's because of she is undergoing so many things, तो body weight तो बढ़ेगा। Increase in size and pigmentation of breast, that because ultimately that's the एक और organ मैंने कहा था associating organ, that's the breast to provide the milk when the child comes out। ठीक है, तो हम ये हार्मोनल चेंजेस पढ़ लिए हैं। एंड बॉडी एंड टिश्यूज में होता है हाइपरप्लास्टिक एंड hyperthyroid। Hyperplastic means increase in cells and tissues and enlargement of cells cell की quantity and quality and size दोनों बढ़ते हैं during this time, because एक बेबी को अगर उसको एनर्जी ज्यादा चाहिए, अल्टीमेटली दैट वुमन नीड्स मोर एनर्जी टू हेल्प द बेबी टू ग्रो प्रॉपरली। ब्लड सर्कुलेशन भी बढ़ जाता है, बिकॉज ऑक्सीजन की सर्कुलेशन बढ़ती है, कभी कभी बीपी इसके कारण से बढ़ता है। ओके, digestive and respiratory problems, because uterus जो इतना सा था इतना हो रहा है, तो बाकी ऑर्गन्स को थोड़ा तो इधर उधर होना पड़ रहा है, इसके कारण से ये इश्यूज आते हैं। ठीक है, अब हम लैक्टेशन का बातें समझेंगे। अभी हम समझते हैं कि प्रेगनेंसी में और क्या क्या होता है। प्रेगनेंसी का जो पीरियड होता है 280 डेज ±7 डेज होता है। इस टाइम पे जैसे हमने पढ़ा मॉर्निंग सिकनेस, न्यूजिया, वोमिटिंग, जस्ट बिकॉज ऑफ चेंजेस ऑफ हार्मोनल चेंजेस जो हो रहे हैं उसके कारण से हो रहे हैं। हमको हमेशा लगता है प्रेग्नेंट लेडीज को ये सब हो रहा है, लेकिन इसका रीजन वी शुड नो दैट, बिकॉज नाउ वी आर गोइंग टू बिकम अ थेरेपिस्ट। तो उसका रीजन इज बिकॉज ऑफ हार्मोनल चेंजेस। ओके, और इसमें जो चीजें हैं, देखिए प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक रही है उसके 6 मंथ्स बाद, 3 मंथ्स बाद, 6 मंथ्स बाद, वीक्स बाद हम लोग मेंस्ट्रुअल चेक करते हैं। लेकिन मेंस्ट्रुअल साइकिल रुकने के 2 रीजंस और होते हैं। हाइड्रेटिटी फॉर्म मोल, दैट्स द थिंग इज नॉन कैंसरस ट्यूमर अगर उधर हो जाए तो वो क्या होता है ना, ये जो प्लेजेंटा, ये जो यूट्रस, ये ना बाहर नहीं आ पाता है, वहीं पे रुक जाता है। इसके कारण भी कभी कभी वो मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक जाती है, या फिर कैंसरस जो हो जाता है उसके कारण भी कभी कभी मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक जाती है। ठीक है, अब ये देखिए वॉल्यूम ऑफ ब्लड इंक्रीज बाय 20%, एंड जनरली जो होता है प्लाज्मा वॉल्यूम बढ़ जाता है, और जो होता है एनीमिया, IBP इंक्रीज हो जाता है, और 50 kg की लेडी को 800 किलो कैलोरीज की रिक्वायरमेंट हो जाती to help the changes in hormones and to nourish the baby inside the jackpot inside her body. Okay, or glycogen or fat पे, because the thing is to help them and to recover after the periods also. ठीक है, now we'll talk about, किसी को कुछ पूछता है था? हम बात जरूर नहीं पड़ती है हमें पूछने की। अब हम बात करते हैं लैक्टेशन की। लैक्टेशन क्या होता है सबको पता है। अगर आप प्रेगनेंसी के टाइम पे ये ब्रेस्ट की साइज क्यों बढ़ रही है, क्योंकि आफ्टर द बर्थ, जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पे जब हमारा ये फॉलिकुलर फेज स्टार्ट होता है, इसके जस्ट बाद में हमारा यूट्रस की मेम्ब्रेन बनने लगती है टू मेक द होम फॉर जैकॉट। अब जैकॉट जब बाहर आके बेबी बनेगा तो दैट बेबी ही और शी द चाइल्ड विल नीड फूड, और उसका डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रांग नहीं होता है कि वो फूड बाहर का खाने को डाइजेस्ट कर पाए, तो उसको वो अपनी मदर के मिल्क पे फीड करता है। तो उसको एक दिन में तो नहीं बनेगा ना मदर का ब्रेस्ट ऐसा कि वो मिल्क को प्रोड्यूस कर सके, तो उस इधर यहाँ पे ये चल रहा था, उधर वहां पे ब्रेस्ट बन रहा होता, सो दैट वो बेबी के को मिल्क दे पाए, नरिश करने के लिए उसमें मिल्क अकोमोडेट कर पाए। ठीक है, अब ये प्रोसेस होता क्या है, मिल्क का प्रोडक्शन एंड मिल्क का सिक्रेशन, मतलब बनना और बाहर निकलना 2 अलग प्रोसेस है, दोनों के लिए 2 अलग हार्मोन्स यूज होते हैं। ठीक है, एक होता है प्रोलैक्टिन,
प्रोलैक्टिन, अच्छा सबके घर में बच्चे रहे होंगे, देखो इस हार्मोन को याद करने का मैंने तो ऐसे याद किया था। लैक्टोजन पिलाते थे बच्चों को, अगर बाहर का दूध पिलाते थे लैक्टोजन करके एक मिल्क का पाउडर आता था, उसको पिलाते, उसको घोल के पिलाते थे, तो लैक्टिन लैक्टोजन से आ गया। प्रोलैक्टिन करके एक हार्मोन होता है जो मिल्क के प्रोडक्शन में ब्रेस्ट में हेल्प करता है। ओके, अब इसके बाद क्या होता है, सिक्रेशन ऑफ ब्लड, मिल्क प्रोडक्शन तो हो गया, अब ऐसे सिक्रेशन नहीं शुरू होएगा। जब सिक्रेशन शुरू होता है तो एक बहुत बड़ा हार्मोन होता है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन होता है ना, इसको बोलते हैं हार्मोन ऑफ लव। ये देखिए, ये ऐसे तो हार्मोन है बट इमोशंस डेवलप करने के लिए ये हार्मोन इज वेरी इंपॉर्टेंट, और इसलिए डिजीज में कंपेरेटिवली थोड़ा ज्यादा होता है ये वाला हार्मोन। क्योंकि आप हमेशा देखिए मेल से फीमेल आर मोर इमोशनल, क्योंकि उसमें दिस इज ऐसे ही नहीं, बिकॉज ऑफ दिस हार्मोन ओनली दैट फीमेल्स आर मोर इमोशनल देन मेल। ठीक है, तो अब ये ऑक्सीटोसिन का ना कुछ मेजरली काम क्या होता है ना, कोई चीज अगर है तो उसको दबाना निकालना, मतलब ये जो होता है ना प्रोसेस की कोई चीज को निकालने, उसको जो निकालने के लिए जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन जो काम होता है ना, ये ऑक्सीटोसिन का करता है। जब बेबी की डिलीवरी हो रही होती तब भी ऑक्सीटोसिन का यूज होता है, बिकॉज जो पुश करने के लिए जो यूट्रस को मूवमेंट की होता है ना, वो ऑक्सीटोसिन हेल्प करता है, उसमें भी ऑक्सीटोसिन हेल्प करता है। और इधर भी जैसे ही बेबी होता है और बेबी का फर्स्ट क्राई होता है तो ऑक्सीटोसिन ब्रेन हाइपोथैलेमस में से ऑक्सीटोसिन आता है और वो ये ब्रेस्ट में सिक्रेशन ऑफ मिल्क स्टार्ट कर देता है, बिकॉज इट्स अ हार्मोन ऑफ लव। ये बता रही है इमोशंस अपने आप ऐसे ही नहीं आते, बिकॉज ऑफ ऑक्सीटोसिन ही आ रहा है। तो वो ब्लड इसलिए आ जाता है बिकॉज, सॉरी ब्लड नहीं, मिल्क इसलिए आ जाता है बिकॉज ऑक्सीटोसिन वो इमोशन डेवलप करता है, वो ब्रेस्ट में वो इमोशन डेवलप करता है कि आपके बेबी को भूख लगी है, उसके लिए मिल्क निकली है। और उसमें दूसरा हार्मोन जो यूज आता है वो एडीएच यूज आता है, बट बेसिकली ज्यादा वर्क ऑक्सीटोसिन का होता है। ठीक है, किसी को कुछ पूछना? नाउ विल टॉक अबाउट ड्रॉप रिफ्लेक्स। ड्रॉप रिफ्लेक्स क्या होता है? एक सेकंड, ड्रॉप रिफ्लेक्स क्या होता है? सपोज करो हम बोलते हैं ना कि दूध बाहर निकल रही है, ऐसे ही बाहर नहीं निकलता। उस टाइम पे अगर बच्चा माँ किसी कारण से बच्चे को दूध पिलाना भूल जाए ना, तो फिर ये ड्रॉप रिफ्लेक्स से वो दूध अपने आप बाहर निकलने लगता है, क्योंकि वो दूध बच्चे के लिए, बच्चा भूखा है। ये बात हमारे ब्रेन को पता है, हमारे हाइपोथैलेमस को पता है कि हमारा बच्चा भूखा है, बिकॉज अब तक हाइपोथैलेमस के थ्रू ही बच्चे को फीडिंग मिलती जा रही थी। तो उसको पता है कि वो बच्चे को, एक दिन में तो बच्चा चेंज नहीं हो गया ना, जैकॉट इतने दिन पेट में था तो उसके नरिशमेंट का ध्यान कौन देख रहा था? हाइपोथैलेमस देख रहा था। तो उसको पता है कि इस बेबी को कब भूख लग रही है, कब उसको चाहिए, तो इसलिए वो वहां से मिल्क सिक्रेशन शुरू हो जाता है, जो ऑक्सीटोसिन को सिक्रेट करता है, ऑक्सीटोसिन मिल्क सिक्रेट करने लग जाता है वहां पे। ठीक है, किसी को कुछ पूछना? सर आपको कुछ ऐड करना? ये एम्पुला करके जो मैंने बताया था ना, ये फिलिपिन ट्यूब में एम्पुला करके जो जगह होती है वहां पे फर्टिलाइजेशन होता है, सर ने लास्ट क्लास में बताया था। देखिए एम्पुला माने हमेशा कभी भी एम्पुला यूज हो, एम्पुला माने फूला हुआ, कोई फूला हुआ भाग। इस एरिया में ये फूला हुआ भाग जो है उसको एम्पुला बोलते हैं, और वहीं पर जो है वो वेट करता है, और दूसरे तरफ से यहाँ से आकर के और ये आते हैं। अब इसमें एक दो कंडीशन है, जब यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होता है, फ्यूजन ऑफ, तो वो दो सेल पूरा एक कंबाइंड सेल हो जाता है और उसको बोलते हैं जाइगोट। जाइगोट ट्रैवल करता है, वो यहीं से शुरू होता है जाइगोट का डेवलपमेंट। जाइगोट का डेवलपमेंट 1 सेल 2 सेल 3 सेल 4 सेल 16 सेल का हो जाता है, तो यह मोरोला बन जाता है। लगभग 5 डेज लगते हैं इसको ट्रैवल करने में, इस एरिया में, यहाँ पर यूट्रस में आने में। और यूट्रस में जब आएगा तो ये 16 सेल का मोरोला होगा, और जैसे ही ये वहां पे चिपकेगा उसी को बोलते हैं कंसीविंग। देन फर्टिलाइजेशन एंड कंसीविंग इज डिफरेंट टर्म्स। कंसीविंग माने जब यूट्रस में आके चिपक जाएगा, और जब चिपक जाएगा तो इसी के यहीं पर सेल्स जो होंगे वो उसको नरिशमेंट देंगे। क्लियर? अब एक दूसरा है, एक है सिंगल जाइगोटिक। अगर यहीं पर इस जगह पर जब मोरोला वहीं पर एम्पुला में
फर्टिलाइजेशन हुआ और एक सेल का जाइगोट बना। ये जाइगोट जब 2 सेल 3 सेल में ट्रांसफर होता है तो कभी कभी क्या होता है, जो उसका मेन पार्ट है वो एक ही रहता है और सेकेंडरी पार्ट छोटा होता है। लेकिन कभी कभी यहीं पर कोई प्रॉब्लम ऐसी आ जाती है, या प्रॉब्लम आए या अपने आप आए, वो बर्स्ट आउट करके 2 सेल बन जाए। यहीं पर वहीं पर एक ही जो फर्टिलाइज्ड है जाइगोट ही वही 2 में कन्वर्ट हो जाए, तो इसमें 2 बच्चे होंगे। ये सिंगल जाइगोटिक कहलाएंगे बच्चे, और ये दोनों सिंगल जाइगोटिक बच्चे एक ही सेक्स के होंगे। अगर एक लड़की दूसरी लड़की, क्योंकि वो जो जाइगोट है वो एक ही उसको है, उसमें या तो XX है या XY है। तो अगर XX है तो वो XX से ब्रेक हुआ है तो XX से दोनों होंगे। तो यहाँ पर सिंगल जाइगोटिक में अगर ये लड़का है तो लड़का ही होगा, दोनों लड़के होंगे। अगर ये बच्ची है तो ये दोनों बच्चे होंगे। ठीक, एक तो ये कंसेप्ट। दूसरा, कभी कभी ऐसा होता है कि डाइजाइगोटिक बच्चे होते हैं। कैसे होते हैं वो? यहाँ नॉर्मली क्या है, ये ओवरी जो है फिब्री के माध्यम से केवल एक ओवम को, या ग्राफिन, उसको टेक्निकली बोलिए ग्राफिन फॉलिकल्स, ग्राफिन फॉलिकल्स का टर्शरी एलिमेंट है। तो वो ग्राफिन फॉलिकल्स हम लोग वहां देखे थे, उसमें आप चित्र में देखे होंगे, ग्राफिन फॉलिकल्स के रूप में वो बाहर आता है। ठीक, तो जब ग्राफिन फॉलिकल्स के रूप में ओवरी से आया और यहाँ पर आकर के एक तो यहाँ पर स्थित हो गया, कहाँ पर? एम्पुला में। एक दूसरा आया, ये भी तो ओवरी है, एक ओवरी यहां से हुई। और कभी कभी नॉर्मली क्या होता है, एक ही तरफ से आता है, 2 तरफ से नहीं आता। लेकिन कभी नेचर बहुत सी चीजों को करता है, कभी कभी यहां से भी निकल आया और यहाँ भी आ गया। यूट्राइन ट्यूब में, एम्पुला में वो भी आके रुक गया। अब यहाँ भी रुका हुआ है, यहाँ भी रुका हुआ है, दोनों जगह पर वेट कर रहे हैं। ये एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ये XX है, ये XY है, मान लीजिए एग्जाम्पल, या X, तो दोनों ही यहाँ पर X अभी बैठे हुए हैं। यहां से जो आए वो 200 या 400 के आसपास टोटल आए। उनको यहां संघर्ष करने के बाद कुछ लेफ्ट में चले गए, कुछ राइट में चले गए। अब ये राइट में जो चले गए, उसने यहाँ पर राइट में चला गया मान लीजिए Y, और इसने फर्टिलाइज किया तो यहाँ XY हो गया। लेफ्ट में गया X, उसने XX कर दिया। तो अब क्या होगा, ये दोनों डेवलप करेंगे और ये बोले जाएंगे डाइजाइगोटिक चाइल्ड। तो इनमें क्या हो सकता है, इनमें देखिए यहाँ XX यहाँ पर लड़की है और यहाँ XY है, यहाँ लड़का है। यहाँ बॉय बेबी मतलब बॉय चाइल्ड है और यहाँ गर्ल चाइल्ड है। अगर कभी यहाँ निकला और ये फर्टिलाइजेशन के थ्रू एक ये XX ये भी हुआ, XX ये भी हुआ, तो दोनों लड़की हो सकते हैं और दोनों लड़का और लड़की दोनों हो सकते हैं। मतलब डाइजाइगोटिक में कोई आवश्यक नहीं है कि दोनों लड़की हो, जबकि सिंगल जाइगोटिक में आवश्यक है कि या तो लड़की होंगे तो दोनों लड़की होंगे, और लड़के होंगे तो दोनों लड़के होंगे। ठीक, इतना ऐड करना था बस। जी, पूछना किसी को कुछ समझ भी आ रहा है या बस ऐसे ही हो रहा है? थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा, लेकिन धीरे धीरे पढ़िए। सर थोड़ा सा मैं ऐड करूंगा रिगार्डिंग द ब्रेस्ट मिल्क। एक बुक है मेरे पास, इफ यू कैन सी इट, इस बुक में है मेंशन किया है, मिल्क secreted by the human female is called breast milk or human milk. It forms of the primary source of nutrition to infant. Composition क्या है? Breast milks contain about 85.5% of water, 11.5% of solid. Important solids are lactose, lactobacillus, iron, vitamin A, D and minerals. Advantage में है, breast milk is always considered superior to the animal milk, cow or goat milk, because it consists of the sufficient quantity of all substance necessary for infant like iron, vitamins and minerals. Disadvantage of the animal milk: excess protein and fats in the animal milks are difficult to digest and absorbed by the infant. High contents of the cuisine is harder to digest, resulting in GI bleeding and anemia. High concentration of sodium, potassium in animal milk causes
overstraining of immature kidney of the infants. Low iron contains in the animal milk develop iron deficiency anemia. It has low content of the vitamin and essential fatty acid. बस सर, यह है बुक है मेरे पास, बहुत मोटी किताब है रिगार्डिंग दिस आल्सो। मैं उसमें से जो मैडम बोल रही थी मैं ढूंढता देखता जा रहा था, एक ये मुझे दिखाई दिया कि एक मिल्क के रिगार्डिंग नहीं, अभी आपने कुछ बोला तो मेरी इच्छा हुई कि मैं भी पास कर दूं, शायद लोगों की जानकारी हो जाए। बहुत बढ़िया। थैंक यू। बाकी सब सेम है ऑलमोस्ट। हाँ, थैंक यू। ये कोई प्रियंका का हैंड रेस है और कोई श्रवण का हैंड रेस है, कुछ पूछना है? वो भाई गलती से तो हमारे मैं गलती बहुत होती है। इसीलिए मैंने एक बार पूछ लिया। इट्स बाय डिफॉल्ट गलती से। It's okay. Then it's okay. No problem. I just wanted to ask if anybody wants something to. थैंक यू, नाइस ऑफ यू। शर्मा साहब विशेष आभार, हाँ जी, आपको विशेष आभार इस इंफॉर्मेशन को एड अप करने के लिए। थैंक यू। लोग जो भाई है ये कि ये मुझे लगा है कि ये पोर्शन छूट रहा है, इसलिए मैंने बोला, अदरवाइज मैं सुनने में अच्छा मुझको लगता है, ये एरिया बताने हमेशा मुझको नहीं आता है। ये एरिया हमेशा ग्रे बना रहता है। चलिए बहुत बढ़िया। हम लोग जो है इसी को खूब इस वीडियो को शेयर करें, दूसरे को अपने ज्ञान को बढ़ाएं, दूसरे ज्ञान को बढ़ाएं। कंटिन्यूअस हम लोग देखिए चीजों पर रिसर्च जब तक नहीं करेंगे, पढ़ेंगे नहीं, तब तो रिसर्च कैसे करेंगे? रिसर्च माने कोई ढूंढेंगे तो ढूंढने से रिसर्च होगी। तो हम लोग बढ़ाएं और खेमका सर के सपनों को हमको पूरा करना है। और सपने क्या है हम लोग मालूम है, ईच वन रीच वन, ईच वन टीच वन, ईच वन टीच वन। इस शब्दों के साथ हम लोग विराम लेते हैं, फिर हम लोग मिलते हैं कल। थैंक यू मैडम, थैंक यू। सभी को नमस्कार। थैंक यू पूरा मैम। प्रणाम सर। नमस्कार मैडम, नमस्कार। नमस्कार सर।